तो हेलो दोस्तों और आपका स्वागत है मैगी शू चैनल में। और मैं आपके लिए फिर से एक प्यारी सी लव स्टोरी लेके आई हूँ। आई होप आपको लव स्टोरी ज़रूर पसंद आएगी, तो उस प्यारे से चैनल को मैगी शू को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए प्यारी सी स्टोरी को चालू करते हैं। सबसे पहले जो है हीरोइन का नाम जान लेते हैं। हीरोइन का नाम ली सॉन्ग होता है एंड हमारा हीरो का नाम होता है मिस्टर फेंग। तो आगे की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो चलिए चालू करते हैं। इस कहानी में हमारी हीरोइन को देखते हैं जो कि एक बॉडी गार्ड को ढूंढने के लिए बोल रही होती है और कह रही होती है कि मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ अच्छे बॉडी गार्ड चाहिए। उनमें से हमारा हीरो भी होता है। तो थोड़ा पास्ट का सीन ये जानते हैं कि हमारी हीरोइन एक मैरिड वुमेन थी। उसने शादी कर रखी होती एक आदमी से जिसका नाम चेन पिंग होता है। और चेन पिंग को कैंसर होता है। और चेन पिंग की तरफ देखते हैं जो कि डर डर के किसी को फ़ोन कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें हार्ट अटैक भी आ रहा होता है। और उनकी दवा भी ज़मीन पर पड़ी होती है, फिर वो मर जाते हैं। और सामने वाला बंदा कोई मदद नहीं करता जो कि चेहरा छुपा रखा होता है उसने। अब सोशल मीडिया पे हर जगह बात फैल रही होती है। इधर हम रिपोर्टर्स को देखते हैं जो कि इंटरनेट पे फैला रहे होते हैं कि अब चैन पिंग इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी सारी संपत्ति उनकी वाइफ मिस सॉन्ग ली के नाम पे छोड़ा जाता है। उससे पूछा जाता है कि शादी के 1 महीने बाद ही तुम्हारे पति मर गए और तुम्हारे पास कंपनी के शेयर चले गए, क्या तुमने अपने हस्बैंड को मार डाला है? वो साहब इन बकवासों को करने के लिए मना करती है। तभी वहाँ पे चैन पिंग का भाई चंग डू आ जाता है जो कि गला पकड़ लेता है और बोलता है तुमने मेरे भाई को मार डाला। ये सब हमारी हीरोइन सपना देख रही होती है और वो अपनी आँख खोलती है तो फैसला करती है कि वो अपने लिए अच्छा सा बॉडी गार्ड ढूंढेगी और असली किलर को पता करेगी कि किसने चेन पिंग को मारा है। और सोचती है कि उसे पता है कि जो चेंडू है वो उसे बहुत ज़्यादा जलता है और वो हमेशा कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ही करता रहता है। तो अपने असिस्टेंट को बोलती है कि तुम मेरे लिए अच्छे कुछ बॉडी गार्ड्स ढूंढ के लाओ, उनमें से मैं चूज़ करूँगी। इधर वो बॉडी गार्ड्स की तरफ देख रही होती है। कम से कम 7-8 बॉडीगार्ड आए होते हैं। वो सबको बड़े ध्यान से देख रही होती है और नोटिस कर रही होती है कि सबकी बॉडी अच्छी है, सबके शर्ट के कॉलर भी खुले हुए हैं। तभी वो हमारे हीरो को देखती है मिस्टर फैंग को और ध्यान देती है कि उसका जो कॉलर है वो बंद है ऊपर का। तो बोलती है कि सब लोगों ने कॉलर खोल रखा है, तुमने क्यों बंद कर रखा है? और उसका कॉलर खोलती है ये बोलते हुए कि तुम ये सब जानबूझ के कर रहे हो ना कि मैं तुम पर ध्यान दूँ। अच्छी टेक्निक है। उसका नाम पूछते कि तुम्हारा नाम क्या है वैसे? वो अपना नाम फैंक्सी बताता है कि मैं बॉडीगार्ड फैंक्सी हूँ। वो कहती है अच्छा तुम्हारा नाम बॉडीगार्ड फैंक्सी है? फिर बोलती है कि मैं ऐसे किसी को बॉडीगार्ड नहीं बना लेती, अगर बनाऊंगी तो फिर तुमको बहुत अच्छा पैसा भी दूंगी। और बोलती है कि तुम्हें सब कुछ करना होगा और उसके ऊपर वाइन गिरा के देख रही होती है कि उसका गुस्सा कितना है, मतलब कि कितनी जल्दी गुस्सा करता है। सभी लोग बोल रहे होते हैं मैडम हमें भी तो देखिए, हम भी तो सुंदर है, हमारे पास भी ऐप्स वगैरह है। वो कहती है हाँ चलो अच्छा है, बस उस लास्ट वाले को हटा के सबको रख लो बॉडीगार्ड। तो ये देखने के बाद फेंगसी सोचता है कि अगर ये ऐसा हो जाएगा तो वो चेन पिंग के मर्डर को कैसे ढूंढ पाएगा। तो वो क्या करता है, अपने आप को सामने लाता है और कहता है कि अगर मैडम को हैंडसम लड़के बॉडी वाले लड़के पसंद है तो मैं सामने आ जाता हूँ। और अपना शर्ट खोलता है, वो देखती है कि सच में वाकई बहुत सुंदर है और कहती है कि देखो बॉडीगार्ड तो बनना तो एक बात है, लेकिन तुम्हें वो सब भी करना होगा जिससे मैं खुश हो सकूँ। ये सुनने के बाद तो उसके और ही होश उड़ जाते हैं। वो मना कर रहा होता है, वो उसे बोलती है ठीक है फिर तुम्हारी जैसी इच्छा। और इसके बाद वो बॉडीगार्ड पे नोटिस करती है कि वो बॉडीगार्ड जो चश्मे से किसी को यहाँ का सब कुछ वीडियो वगैरह दिखा रहा है। और ये बॉडीगार्ड कोई और नहीं बल्कि चेंगडू का ही था। वो चेंगडू से बोलती है कि तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन तुम मुझे मार नहीं सकते हो, और देखना इस बंदे का मैं क्या हालत करती हूँ। और ऐसा बोलने के बाद उस चश्मे को तोड़ देती है। और फैंग से बोलती है कि अगर तुम मेरे बॉडीगार्ड बनना चाहते हो तो अपनी लॉयल्टी दिखाओ कि तुम कितने लॉयल हो मेरे लिए। और उस दूसरे बॉडीगार्ड का हाथ दबा रही होती है अपनी हिल से कि मुझे धोखा देने की क्या कीमत है। और अपने बॉडीगार्ड को बोलती है खड़े क्या हो फैंसी, अगर तुम्हें बॉडीगार्ड बनना है तो तुम बताओ कि तुम अपने मालिक के लिए क्या कर सकते हो। जो मिस्टर चेंगपिंग का छोटा भाई चेंगडू होता है वो किसी रिपोर्टर को फ़ोन करता है कि मेरे पास बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप इसे इंटरनेट पे फैला दो। इधर जो जो फैंसी होता है उसी बॉडीगार्ड से लड़ रहा होता है, उसे मार गिराता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा हमारे हीरोइन के सर में दर्द हो रहा होता है। फैंसी क्या करता है, उसी दूसरे बॉडीगार्ड के कपड़ों से एक परफ्यूम निकालता है और बताता है इस परफ्यूम के अंदर एक ऐसा केमिकल है जिससे सामने वाला जब इस परफ्यूम को सूंघेगा तो उसके सर में दर्द चालू हो जाएगा। और ऐसा बोल के उस परफ्यूम को डस्टबिन में डाल देता है लिक्विड सहित।
और ऊपर डालता है वाइन, जिससे वो परफ्यूम की स्मेल बंद हो जाए। और मैडम से बोलता है, मैडम सॉन्गली आप चिंता मत कीजिए, ये परफ्यूम की महक ख़त्म हो गई है, अब आपका सर दर्द भी ठीक हो जाएगा। वो कहती है, अच्छा। और सोचती है कि शायद मैंने बहुत ही अच्छे इंसान को चूज़ किया है, लेकिन तुमने उसे अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया है। फिर उसको दोबारा से सर दर्द होता है, उसे चक्कर वगैरह आने लगता है, तो उसकी कमर पे हाथ रख के उसको पकड़ लेती है। वो समझाता भी है कि मैडम, वो बोलती चुप रहो। वो उसे बैठा देता है सोफे पे। इधर जो हमारी हीरोइन होती है बोलती है कि इस बंदे को पूरा ख़त्म कर दो। वो बोलता है कि वो उसे पीटेगा लेकिन जान से नहीं मारेगा, बाकी आप इसे पुलिस को दे देना। इधर जो हमारी हीरोइन होती है वो बैठी होती है चुपचाप सॉन्गली। असिस्टेंट को पता चलता है कि उसका वीडियो वायरल हो रहा है इंटरनेट पे, उसके बारे में अफवाह फैल रही है। और ये बात असिस्टेंट बताता है मैडम सॉन्गली को कि आपको कंपनी चलना होगा, शेयर होल्डर ने मीटिंग रखी है। इधर शेयर होल्डर ये वीडियो देख रहे होते हैं कि शादीशुदा औरत होते हुए भी ये बाहर वाले आदमियों को बहका रही है, और इसने अपने शायद पति को ही मार डाला कंपनी के शेयर के लिए। हम ऐसे लोगों को कैसे कंपनी का मालिक बना सकते हैं? कंपनी का मालिक तो चेंडू होना चाहिए। चेंडू भी बातें सुन के खुश हो रहा होता है। उसे हॉस्पिटल जाना होता है तो वो असिस्टेंट को नहीं बोलती, बल्कि अपने बॉडीगार्ड को बोलती है कि मुझे उठा के हॉस्पिटल ले चलो। और असिस्टेंट को बोलती है कि तुम कंपनी जाओ। पता चलता है कि असिस्टेंट की भी एक आइडेंटिटी होती है। असिस्टेंट ने अपने माँ बाप को अपने सामने मरते हुए देखा था, तभी वो चैन कंपनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और वो उन लोगों से बदला लेना चाहता है, खास करके चैन परिवार के मालिकों से। इसके बाद वो कंपनी में आता बताता है कि मिसिस चेन सॉन्गली की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में, अगर आपको जो भी कुछ कहना है तो मुझसे कहें सीधा। इसके बाद का हम सीन ये देखते हैं जहाँ पे हमारी हीरोइन एक सपना देख रही होती है, और असलियत ये होती है जहाँ पे उसे चैंपिंग बताते हैं कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारा शादी मुझसे सिर्फ कंपनी की वजह से कराया था, और तुम्हें पता है कि मुझे कैंसर हो गया और मैं कभी भी मर सकता हूँ, और मैं ये कंपनी तुम्हें देता हूँ क्योंकि तुम ही इस कंपनी को अच्छे से चला सकती हो। मैं अपनी कंपनी अपने भाई को नहीं देना चाहता, चेंडू को, क्योंकि अगर मैंने उसको कंपनी दे दी उसके हाथ में तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी, हज़ारों वर्कर लाखों वर्कर के घर उजड़ जाएंगे। तो तुम मेरे लिए इस कंपनी को संभाल के रखना। और मुझे पता है कि हम लोगों का शादी बहुत एज गैप में हुआ है। वो थैंक यू बोलती है उन्हें, और इसके बाद वो सपना टूट जाता है। पता चलता है बॉडीगार्ड की भी एक अलग आइडेंटिटी होती है। वो सोच रहा होता है कि सोने का दिखावा कर रही है या सच में सो रही है, तभी वो देखता है कि वहाँ पे चेनपिंग का भाई चेंडू आ रहा है मिसेस सोंगली को दौड़ते हुए। इधर हमारी हीरोइन नोटिस करती है कि जो गेट के बाहर बॉडीगार्ड खड़ा है, उसे ऐसा लगता है कि बॉडीगार्ड और चेंडू मिले हुए हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं। इधर वो जानबूझ के चंडू को कमरे के अंदर ले आता है, और चंडू बोलता है कि तुमने मेरे भाई को मार डाला, तुम्हें कंपनी का मालिक कैसे होना चाहिए? कंपनी का मालिक तो मुझे होना चाहिए। वो साफ साफ बोल देती है कि देखो, मैं उसकी बीवी हूँ तो मेरा हक बनता है कि मैं कंपनी की मालकिन हूँ, और दूसरी बात ये हॉस्पिटल है ना कि तुम्हारा घर। और उसे बोलती है कि तुम यहाँ से जाओ, और बॉडीगार्ड को बोलती है इसे यहाँ से लेके जाओ चेंडू को, मैं इसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती हूँ। साफ साफ डॉक्यूमेंट में लिखा था कि किसको कंपनी मिलेगी। इधर हम असिस्टेंट को देखते हैं जो कि बिल्कुल पागलों वाली हरकतें कर रहा होता है। उसका थोड़ा सा पास्ट ये जान लेते हैं कि जो असिस्टेंट बचपन में छोटा था, तो जो चेंडू था उसके माँ बाप से कर्जा वसूलने के लिए आया था, और जो कर्जा उसके माँ बाप के ऊपर था ही नहीं, असिस्टेंट लेके माँ बाप के ऊपर, वो कर्जा जानबूझ के उनके ऊपर डाल दिया। ये देख के वो रोती हुई बोलते हैं कि मेरे पति को कैंसर था जो कि हॉस्पिटल में मर गया पैसा ना होने की वजह से, अब मैं भी अपनी जान दे देती हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है कर्जा देने के लिए चेंडू को। और वो उसी ऑफिस की बिल्डिंग से कूद जाती हैं। पता चलते हैं दोनों वर्कर्स चैन कंपनी में काम किया करते थे। इस वजह से जो असिस्टेंट था वो नफरत करता है चैन परिवार के लोगों से। उसने चैन पिंग को तो मार डाला, अब उसका दूसरा मिशन चेंडू था, और तीसरा कंपनी को बर्बाद करना पूरी तरीके से। इसके बाद वो चेंडू को फ़ोन करता है कि तुम्हारे सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड मेरे पास है, मुझे 100 मिलियन रुपए चाहिए। चेंडू बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा, लेकिन ये सब बातें बाहर मत फैलाना। जब वो परेशान हो जाता है इन चीज़ों से, वो फैसला करता है कि वो छोड़ेगा नहीं सौंगली को, और किसी को बोलता है कि सौंगली को मारने के लिए कुछ लोग भेजो, और साथ साथ एक अच्छा वकील भी। इधर हमारी हीरोइन कार में बैठी होती है और देखती है कि काफ़ी शांत बैठा है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसके सामने बैठा बॉडीगार्ड चेंडू से मिला हुआ है, और फिर उसके साथ फ्लर्ट करने का सोचती है। अब बाबा उसके ऊपर हील लगा रही होती है। ये देख के वो गुस्सा आ जाता है और बोलता है मैडम ये कार है। वो उसे बोलती है ये कार मेरी है, और ड्राइवर भी हंस रहा होता है। फिर मन के अंदर सोचती है कि एक दिन आएगा जब मैं तुम्हारा असली चेहरा देखूंगी, फेंगसी। इधर इसके बाद वो अपने घर पहुंच जाती है। घर के पास रिपोर्टर्स होते हैं लेकिन उन्हें इग्नोर मार के अब वो नौकरानी से बोलती है कि मेरे बॉडीगार्ड के लिए भी कमरा तैयार कर दो। बॉडीगार्ड बोलता है मैडम इसकी क्या ज़रूरत है। वो बॉडीगार्ड के पास जाती है, बोलती क्यों ज़रूरत नहीं है, मैंने तुमको कहा ना बॉडीगार्ड के अलावा तुम्हें और भी मेरी ज़रूरतों को पूरा करना होगा, तुम्हें बात समझ जानी चाहिए।
इसके बाद जो असिस्टेंट होता है वो बोलता है कि मैडम आपको पता है कि फेंगसी चेंडू का आदमी है, तब भी आप उसको अपने सामने क्यों रख रही हैं। वो बोलती है यही तो अच्छी बात है ना कि अपने दुश्मन के ऊपर साफ नज़र रख पाओ। इधर पता चलता है कि जो मिस्टर फेंगसी होता है वो किसी का आदमी नहीं होता, बल्कि एक वो आर्मी का कैप्टन होता है। उसका जो सोल्जर होता है, असिस्टेंट होता है, वो बोल रहा होता है सर आपने छुट्टी ले लिया, आप कब वापस आएंगे। वो बोलता है कि जिस इंसान ने मुझे पढ़वाया था, मुझे पाला था, वो आदमी इस दुनिया में नहीं है चैनपिंग। मैं उसके किलर को ढूंढने के लिए आया हूँ, तो मुझे समय लगेगा वापस आने में। और बोलता है कि उसकी वाइफ सोंगली के बारे में पता करते रहो। तो इधर हम बॉडीगार्ड का पास जान लेते हैं। बॉडीगार्ड कहीं खो गया था, तो चंद परिवार का बड़ा बेटा चनपिंग उससे मिला होता है बचपन में और बोलता है बच्ची तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें नहीं मिल रहे, अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो मैं तुम पर पैसे लगाऊंगा और तुम्हें पढ़ाऊंगा। पता चलता है कि तब उसकी सारी खर्च का ख्याल चनपिंग रख रहा था जब तक चनपिंग जिंदा था। इसके बाद चनपिंग मर जाता है, तब भी वो चनपिंग के मर्डर को ढूंढने के लिए आया होता है हमारा कैप्टन फेंगसी। इधर असिस्टेंट बोलता है कि तुम्हें आज मैडम को खुश करना होगा और उसे उसी कमरे में छोड़ के चला जाता है। इसके बाद हमारी हीरोइन की एंट्री होती है, जो कि बहुत ही अच्छी ड्रेस पहन के आई होती है, नाइट सूट वगैरह, और उसको बोलती है कि तुम कहाँ खो गए। फिर बोलती है कि अरे छोड़ो ना। फिर मन के अंदर सोचती है कि सारे मेंस एकदम सेम होते हैं। फिर अपना हील उतारती है और बोलती है चलो मुझे इसे पहनाओ। वो सिर्फ उससे सच कबूल करवाना चाह रही होती, तभी ये सब वो जानबूझ के कर रही होती है। फिर उसे बोलती है कि तुम मेरे पैर को भी दबाओ। फिर वो सोचती है कि अच्छा मौका है, ये मुझ पे खो चुका है बिल्कुल से, अभी मैं जिससे जो भी पूछूंगी वो सब कुछ सच सच बोलेगा। फिर उससे पूछती है, कहती है कि क्या तुम चंडू को मार दोगे। ये सुनने के बाद तो हमारे हीरो फैंगसी की होश ही उड़ जाते हैं। उसे लगता है कि जब ये प्रॉपर्टी के लिए अपने पति चैनपिंग को मार सकती है, तो चैनपिंग के भाई चंडू को भी मार सकती है। इसी ने चैनपिंग को मारा होगा और बोल देता है कि सॉरी मैडम मैं ऐसे काम नहीं करता, मैं उसके हाथ पैर तो तोड़ सकता हूँ लेकिन उसे जान से मार नहीं सकता, वो सब काम पुलिस देख लेगी। वो गुस्सा आ जाती है उसकी हरकतों से और फिर उसे बोलती है घुटनों के बल होके बैठ जाओ, पनिशमेंट देती है। फिर उठती है और कुछ वाइन में मिला देती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए वाइन्स रखी थी, चलो इन वाइन्स को पी लो, फिर इसके बाद तुम चले जाना। वो भी उसके सामने बेहिचक उस वाइन को पी लेता है। वो मन के अंदर सोचती बेवकूफ़ कहीं का, और इसके बाद उठ के वहाँ से वो चली जाती है। उसके जाते ही पता चलता है कि उसने वाइन पी नहीं होती है, वो सिर्फ दिखावा कर रहा होता है कि वो बेहोश हो चुका है। वो उठता है और उसी वाइन को उगल के फेंक देता है। इधर जो फैंसी होता है वो सो रहा होता है और अपने सपने में देखता है किसी और को नहीं, मैडम सोंगली को, जो कि उसे टच कर रही होती है। और वो अपनी नींद को खोलता है, वो हैरान हो जाता है कि वो सोंगली के बारे में ऐसा सपना कैसे देख सकता है, तो बाथरूम में जाता है। इसके बाद फिर से बॉडीगार्ड वाले कपड़े पहन के खड़ा हो जाता है। इधर आज हमारी हीरोइन को एक मीटिंग में जाना होता है और पता चलता है, उसे साफ साफ पता होता है कि आज उसे मारने के लिए कुछ लोग आए हैं। तो वो दो बॉडीगार्ड्स को कम करने के लिए बोलती है। फिर उसे ले चलती है और सोचती है आज मैं तुम्हारा टेस्ट लूँगी फैंसी कि तुम मुझे बचाते हो कि नहीं बचाते हो दुश्मनों से। इधर वो कंपनी के अंदर जाती है, सभी लोग उसका वेलकम करते हैं कि आज आप कंपनी में आई है। जो बॉडीगार्ड होता है नोटिस करता है कि जितने वर्कर्स हैं ना उनकी टाई सही है ना उन्होंने कोई बैज लगा रखा है, पक्का ये वर्कर्स नहीं है। इधर सोंगली आगे बढ़ती है तो एकदम से फैंसी उसे रोकता भी है। फिर मन के अंदर सोचता है कि इसने चैंपिंग को मारा जो कि मेरे गॉड फादर थे, मैं इसे भला क्यों बचा रहा हूँ, इसे मरना चाहिए। फिर बोलता है कि मैडम मैं गाड़ी में कनेक्शन ब्लूटूथ छोड़ आया हूँ, मैं उसे लेने जा रहा हूँ, आप तब तक कंपनी में जाइए। वो कहती है ठीक है और सोचती है लगता है तुम्हारे इस टैक्स में फेल होने वाले हो फैंसी। इधर वो आया तो होता है लेकिन उसका मन बार बार मान नहीं रहा होता है। इधर वो देखती है कि वो जैसे लिफ्ट के अंदर गई है सभी वर्कर्स ने चाकू निकाल लिया है। तब तक सही टाइम पे फैंसी आ जाता है जो कि उन लोगों को मार गिराता है। इसके बाद वो आगे और तो बढ़ती है लेकिन और भी लोग खड़े होते हैं उसे मारने के लिए, लेकिन फैंसी आता है और सभी को एक एक करके पीट देता है और सभी से अच्छी फाइटिंग करता है। तभी थोड़ी बहुत चोटें फैंसी को भी आ जाती हैं। तभी एक चाकू आने वाला होता है जो कि लगने वाला होता है सोंगली को। इसमें भी फैंसी आता है, उसे पकड़ के अपनी तरफ खींचता है। और इसके बाद हम सीन देखते हैं घर का, जहाँ पे वो घर पे उसे लेके आती है और जहाँ पे उसको चोट लगी होती है वहाँ पे दवा भी लगाती है और बोलती है आज के तुम्हारे काम ने मुझे बहुत ही खुश कर दिया। फिर उसको कपड़े पहनने को बोलती है और खुद से उसको टाई भी लगाती है। इधर उसका हेल्पर बोल रहा होता है मैडम जिन लोगों ने आपके ऊपर अटैक किया था उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा, शायद किसी ने पैसे भर के पुलिस वालों का मुँह बंद करा दिया है। फिर वो बोलती है कि वो डॉक्टर से मिलना चाहती है क्योंकि उसका अक्सर सर दर्द होता है।
फिर बोलती है कि मैं चेनपिंग के रूम के बारे में दोबारा से इन्वेस्टिगेट कराना चाहती हूँ। इधर असिस्टेंट को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि दोबारा से इन्वेस्टिगेट क्यों कराना चाहती है, मुझे जल्द से जल्द पत्थर हटाना होगा, क्योंकि असिस्टेंट ने चेनपिंग के कमरे में आज तक पत्थर रखा होता है जिससे चेनपिंग को जल्दी कैंसर हो जाए। इधर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं सब कुछ ठीक है, और बॉडीगार्ड सोच रहा होता है कि जिस तरीके से सोंगली काम करती है ऐसा लगता नहीं है कि उसने चेनपिंग को मारा होगा। वो ये सब खड़े खड़े सोच रहा होता है, तभी वो गिरने वाली होती है, उसे चोट लगने वाली होती है, तो उसे सेव करता है फैंक्सी। वो फैंक्सी को बोलती है कि चेनपिंग को हमेशा सर दर्द रहता था, इसके बाद उन्हें कैंसर हो गया, इसलिए मुझे लगा कि मुझे भी आके अपना चेकअप कराना चाहिए क्योंकि मुझे भी अक्सर सर दर्द होता है। वो बोलता है आपको कुछ भी नहीं होगा, तो उसे किस कर देती है बोलते हुए कि तुम्हारा रिवॉर्ड है। बेचारे क्यूट से बॉडीगार्ड फैंसी के तो होश ही उड़ जाते हैं। इधर उसे कंपनी के लोगों से पता चलता है कि चेनपिंग के ऑफिस रूम से कुछ आवाज़ें आया करती हैं, तो आज वो उसके ऑफिस रूम में जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि उस ऑफिस रूम में कोई ना कोई तो है, लेकिन मेड बोलती है मैडम आप यहाँ पे क्या कर रही है, तो वो बोलना पड़ती है। वो बोलती है कि उसे कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए था तो वो लेने आई थी, फिर वहाँ से वो चली जाती है। उसे इतना तो कंफर्म हो जाता है कि कमरे के अंदर कोई था जिसके हाथ में चाकू था, उस चाकू की रोशनी मेरे चेहरे पे आ रही थी, इतना तो उसे कंफर्म हो जाता है। इधर जो किलर होता है वो उसी पत्थर को उठाने के लिए आया होता है जिससे उसको कोई पकड़ ना पाए, लेकिन वो देखता है कि सोंगली को शक हो गया है, तो वहाँ से वो उस दिन चला जाता है। उसी रात वो फिर से आती है, बोलती है कि देखो मैं इस कमरे में आई हूँ, मुझे सर दर्द हो रहा है। बॉडीगार्ड फैंसी भी बोलते हैं कि उसके हाथ में खुजली हो रही है। पता चलता है कि यहाँ पे पत्थर है जो कि रेडियस निकाल रहा है और इस पत्थर से कैंसर बहुत जल्दी होता है। अब सुबह तक असिस्टेंट आ पाता, देखता है यहाँ पर सब कुछ पता चल चुका है कि इस पत्थर की वजह से लोगों को कैंसर हो जाता है, यही पत्थर की वजह से लोगों को सर दर्द भी होता है। अब इन चीज़ों से समझ में आ जाता है फैंसी को कि चेनपिंग की किलर तो बिल्कुल नहीं है सोंगली। वह अपने हेल्पर को फ़ोन करता है, उसका हेल्पर बताता है कि हमने इतना पता किया रात की फुटेज टीवी से कि कल आज जो चेनपिंग के कमरे में गया था ऑफिस रूम में वो कोई लड़का था ना कि लड़की, तो किलर तो बिल्कुल नहीं है मिस सोंगली। और इस बात को सुन के वो खुश होता है कि उसके हेल्पर असिस्टेंट ने सही कहा कि किलर तो चेन सोंगली नहीं है। दूर से बातें असिस्टेंट सुन रहा होता है, उसे समझ में आ जाता है कि जो फैंसी है वो आम आदमी तो बिल्कुल नहीं है और ना वो चेंडू से मिला हुआ है, तो वो किस लिए आया है। इधर वो बैठ के काम कर रही होती है, तभी उसके पास असिस्टेंट फैंसी आता है जो कि उसके लिए मिल्क लेके आया होता है। वो हैप्पी होती है, बोलती है लगता है कि तुम मेरी केयर करने लगे हो तभी तुम मेरे लिए मिल्क लेके आए हो। फिर वो से कुछ बातें करने लगता है कि तुम सच में किलर नो किलर कोई और है, तो बोलती है तो तुम चेंडू के लिए काम कर रहे हो ना। वो बोलता है कि वो किसी के लिए काम नहीं कर रहा, वो सिर्फ चेनपिंग के किलर को ढूंढना चाहता है। वो उसे बोलती है तुम मुझे हमेशा से दुश्मन समझते थे और बोलते अब काफ़ी समय हो गया मैं तुम्हारी सिर्फ चेंज कर रही हूँ, अब तो तुम अपनी ड्यूटी कहीं और देना जाके। वो मना भी करता है कि आपको खतरा है और बोलती है मुझे कोई भी खतरा नहीं है। फिर उसे लास्ट टाइम किस कर लेती है बोलते हुए कि तुम्हारा लास्ट टाइम रिवॉर्ड है, और वहाँ से वो जा रही होती है लेकिन उसका हाथ पकड़ लेता है कि मैं नहीं जाने वाला, मैं आपके साथ रहूँगा, और उसे पकड़ के दोबारा से लिप किस कर लेता है। ये देखो गुस्सा आती है, वो उससे बोलती है कि मैं तुम्हें जाने के लिए बोल रही हूँ और तुम ये कौन सी हरकतें कर रहे हो, लेकिन वो जाने से मना कर देता है कि अभी आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और मैं अभी आपको छोड़ के जाने नहीं वाला। वो उसे तुरंत ही वहाँ से निकलने के लिए बोलते कि चले जाओ इस कमरे से, ऑफिस रूम से। तभी वहाँ पे बॉडीगार्ड फैंसी के पास असिस्टेंट फ़ोन करता है कि उसे मैडम सोंगली को एक फ़ाइल पहुँचानी है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझसे आके फ़ाइल ले जाए। तो फैंसी बोलता ठीक है असिस्टेंट मैं आ रहा हूँ, और मिस सोंगली के सामने निकल जाता है असिस्टेंट के पास। इधर वो सभी का बायोडाटा चेक कर रही होती है, सभी का अकाउंट वगैरह, तभी उसे नोटिस करती है कि जो असिस्टेंट है उसने रिसेंटली 6 महीने पहले पत्थर खरीदा था। वो समझ जाते कि किलर असिस्टेंट है। इधर असिस्टेंट ने क्या किया होता है, इंजेक्शन की मदद से फैंसी को लगा दिया होता है और वो बेहोश हो जाता है, वो होश में नहीं होता। इधर वो परेशान हो जाती है कि फैंसी पक्का खतरे में है, तो असिस्टेंट को फ़ोन करती है कि फैंसी को वो ढूंढ रही है, फैंसी किधर है। वो बोलता है कि वो फ़ाइल लेके चला गया होगा, मुझे नहीं पता। 5 मिनट के ऊपर हो जाता है तो वो उसको ट्रैक कर लेती है असिस्टेंट की गाड़ी को,
और इसके बाद वो पहुंच जाती है। असिस्टेंट बोलता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि फैंसी तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट होगा, तुम उसे बचाने के लिए यहाँ तक भी चली आओगी। वो उससे 30 मिलियन की डिमांड करता है। वो बोलती ठीक है, वो बोलता है लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊँगा क्योंकि बाद में मुझे कोई पकड़ ना पाए। इधर वो गाड़ी के अंदर देखती है तो फैंसी पड़ा होता है। फैंसी को जगा रही होती है। वो उसे बोलता है कि तुम लोगों की वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया, आज मैं तुम लोगों को भी मौत तक लेके जाऊँगा, तुम सब के सब मरोगे। और बताता है कि इस गाड़ी के अंदर एटम बम लगा है जो कि 2 मिनट बाद फट जाएगा और खुद वहाँ से भाग जाता है असिस्टेंट। तो सोंगली क्या करती है, फटाक से जगाने की कोशिश करती है बॉडीगार्ड फैंसी को और बोलती उठो, गाड़ी के अंदर बम लगा है, हम लोग मर जाएंगे। तो वो कोशिश करके दरवाज़ा खोल देता है। फिर दोनों बाहर निकलते हैं और बाहर आते ही गाड़ी एकदम ब्लास्ट हो जाती है। वो उसे बोलता है कि मैडम आप ठीक है ना। वो बोलती है मैं तो ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना। वो कहता है हाँ मैडम मैं ठीक हूँ। उसके हाथ की रस्सियाँ खोलता है और दोपहर से रात हो जाती है। वो लोग जंगल में बस चल ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पे असिस्टेंट फिर से कुछ लोगों के साथ आता है और बोलता है कि तुम लोगों को आज तो मरना तय, आज तुम लोगों को कोई भी बचा नहीं सकता। तो फैंसी क्या करता है, अपना कोट निकालता है, मैडम को कोट पहनाता है, बोलता है आप चिंता मत करो, मैं उन सबको देख लूँगा। वो एक एक करके सभी को तोड़ मरोड़ देता है, सबको ठोक देता है, पीट देता है। और ये देख के तो असिस्टेंट भी हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि फैंसी की जो फाइटिंग स्किल है बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो तो डर के मारे अपनी गाड़ी में बैठता है असिस्टेंट और वहाँ से भाग जाता है। इधर जो फैंसी होता है बॉडीगार्ड, वो आता है मैडम सोंगली के पास और उसकी बाहों में बेहोश हो जाता है। वो काफ़ी डर जाती है। वो सीधा उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराती है। बोलती है फैंसी तुम चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। वो फाइल पे साइन करती है जिससे उसका ट्रीटमेंट हो जाए। फिर अपनी दूसरी असिस्टेंट को बोलती है कि असिस्टेंट लिन द्वारा जितने भी काम किए गए हैं वो सब वहीं पर रोक दिए जाए और उन काम को दोबारा से रीचेक किया जाए। और असिस्टेंट लिन को कंपनी से निकाला चाहता है। वो अपने बाद दूसरे असिस्टेंट को बोलती है जिसका नाम असिस्टेंट मी होता है। इधर जो असिस्टेंट लिंक होता है वो कुछ टैपिंग करके कंपनी को बैंकरप्ट करने की कोशिश करता है और साथ साथ एक केमिकल भी बनाता है। इधर हमारी हीरोइन को देखते हैं हॉस्पिटल में जो कि फैंसी का होश में आने का इंतज़ार कर रही होती है। और वो कंपनी जाती है, पता चलता है कि चेंडू के कारनामे बाहर आ चुके हैं और उसे जेल लेके जाया जा रहा है जितने भी उसने गैर कानूनी काम कर रखे हैं। पुलिस वाले बोलते हैं और साथ साथ उसकी वजह से, चेंडू की वजह से कंपनी के सारे शेयर्स नीचे गिर जाते हैं और उन्हें लोन भरना पड़ता है। कंपनी के ऊपर 80 बिलियन का लोन होता है और जबकि कंपनी के अंदर सिर्फ पैसे 50 बिलियन होते हैं। शेयर होल्डर्स बोल रहे होते हैं कि कंपनी बेचनी पड़ेगी लेकिन वो ऐसा नहीं चाह रही होती क्योंकि उसने चैंपिंग से वादा किया होता है कि वो उनकी कंपनी को संभाल के रखेगी। असिस्टेंट फ़ोन करता है कि देखो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि जो भी तुम्हारे पास शेयर्स है वो तुम मुझे दे दो आके, तुम्हारे जो शेयर्स हैं, और साथ में कुछ पैसे भी। वो उसे बोलती है कि तुमने फैंसी को बिल्कुल मरा हालत में पहुँचा दिया है, अब भी तुम क्या चाहते हो। वो बोलता है कि उन लोगों की वजह से मेरे माँ बाप मर गए, मैंने अपनी पूरी दुनिया खो दी, बचपन से लेकर बड़े तक मैं सिर्फ अमीर लोगों से नफरत करता हूँ, चैन कंपनी की वजह से मैंने क्या कुछ नहीं झेला। और वह फ़ोन काट देता है कि बाहर में जाओ। इधर फैंसी को होश आता है तो न्यूज़ देखते हैं, उसे पता चल जाता है कि कंपनी के ऊपर 80 बिलियन का लोन पड़ा है। तो वो सीधे किसी को फ़ोन करता है और पता चलता है हमारे हीरो की दूसरी आइडेंटिटी ये भी होती है कि वो कैप्टन भी होता है आर्मी का और साथ साथ वो एक जगह का प्रिंस भी होता है नॉर्थ ईस्ट साइड का। वो एक बैंक को फ़ोन करता है कि जो अभी तक जो उसका खाता फ्रीज था उसे फ्रीज से हटाया जाए और अपने खाते से 100 बिलियन रुपए निकालना चाहता है। इसके बाद उसे मिलने के लिए हमारी हीरोइन सोंगली आती है जो कि उसे पैसे देती है और बोलती तुम्हें चोट लगी है तो अब तुम्हें मेरा बॉडीगार्ड होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी जगह किसी और को रख लूँगी और तुम आराम करो। वो जा रही होती है। वो उसे बोलता है कि आपने मुझको पहले उस्काया था, मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। वो उसे बोलती क्या बकवास बात है, मैं मालिक हूँ तुम नौकर हो, मालिक नौकर के बीच में कैसा प्यार हो सकता है। और बोलती है अपनी औकात से ज़्यादा मत बढ़ो, अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो तुम पैसा बोलो, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगी। और उसे पैसा फेंक के वहाँ से चली जाती है। बेचारे फैंसी का दिल ही टूट जाता है लेकिन वो खिड़की के बाहर भी रो रही होती है क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो फैंसी के क्लोज रहेगी तो असिस्टेंट फैंसी को मार डालेगा। इधर फैंसी दोबारा से जाता है अपने आर्मी के पास और बोलता है कि अभी उसे एक लड़की को प्रोटेक्ट करना है, जब वो लड़की एकदम ठीक तरीके से हो जाएगी तब वो दोबारा से आर्मी में ज्वाइन हो जाएगा। और ये चीज़ के लिए वो अपने हेल्पर को भी बोलता है। इसके बाद जो हमारी हीरोइन होती है वो अपने शेयर ट्रांसफ़र कर रही होती है। उसकी असिस्टेंट बोलती है अगर आप शेयर ट्रांसफ़र कर देंगी
तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा इस कंपनी से। वो बोलती है कि ये शेयर्स उसके थे ही नहीं बल्कि उसके पति चेन पिंग के थे। अब बोलती है कि मैं वैसे कंपनी को बचाना चाहती हूँ तभी अपने शेयर बेच रही हूँ। उसके असिस्टेंट बताती है कि कोई कोई नॉर्थ साइड का प्रिंस है जो कि उसने हम लोगों की कंपनी में 100 बिलियन देने को तैयार है। वो तो हैरान हो जाती, सोचती इतना भला आदमी कौन होगा। फिर वो शाम का हम समय देखते हैं जहाँ पे बात असिस्टेंट लिन को पता चल जाती है। शाम के टाइम जो असिस्टेंट म्यू होती है उसका हाथ टूट जाता है। वो समझ जाती है सॉन्गली कि असिस्टेंट लिन उसे वार्निंग दे रहा है। इसके बाद हम सीन ये देखते हैं जहाँ पे वो नॉर्थ ईस्ट के प्रिंस को देखना चाह रही होती है। तो सभी लोगों ने मीटिंग रखी होती है कि कौन है भाई इतना बड़ा टाइकून जो इन्वेस्ट कर रहा है कंपनी में। वो आता है, उसे देख के उसके तो होश ही उड़ जाते हैं सॉन्गली के। वो कोई और नहीं बल्कि बॉडीगार्ड फेंक्सी होता है। वो उसे बोलती है कि आपने हमारे शेयर्स खरीद लिए। वो बोलता है जो तुमने शेयर्स बेचे थे वो मैंने खरीद लिए, अब से मैं इस कंपनी का मालिक हूँ क्योंकि मेरे पास आपसे ज़्यादा शेयर्स हैं। और बोलता है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। सभी शेयर होल्डर बोलते हैं हाँ बोलो क्योंकि कंपनी को बचाने का सिर्फ यही रास्ता है। वो हाँ बोल देती है। अब उसे कैबिन में खड़ी होती है, बोलती है कि मैं तुम्हारी बीवी, तुम्हारी वाइफ ज़्यादा समय तक बन कर नहीं रहूँगी। वो उसे ऐसा बोलती है। वो कहता अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था। फिर बोलता है कि तुमने मुझसे शादी करने को बोल दिया है। वो कहती हाँ क्योंकि तुम यही चाहते थे ना, तुम तभी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे जब मैं तुमसे शादी करूँगी। वो बोलता है ये तो तुम अपने आप को बेच रही हो ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। और बोलता है मैं तुम्हारी इस बात से बहुत दुखी हूँ कि तुम ये सब कंपनी के लिए कर रही हो ना कि हमारे प्यार के लिए। और उसे पकड़ के लिप किस कर लेता है और फिर उसके हाथ में अंगूठी पहना देता है। फिर उसे लेके जाता है कि तुम यही जगह थी ना जहाँ पे तुम खेलना चाहती थी मेरे साथ, आज वही दिन आ गया, आज मैं तुम्हारे साथ खेलने वाला हूँ। वो उसे बोलते लेकिन अब तुमने मुझे अंगूठी पहना दी है तो मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। वो हंसता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और साथ में नाइट वगैरह स्पेंड करते हैं। अब सुबह का समय होता है जहाँ पे वो उठती है और चुपचाप निकल जाती है। थोड़ी देर बाद और ज़्यादा तेज़ सुबह हो जाती है, सूरज बहुत तेज़ से निकल आता है। फेंक्सी नोटिस करता है कि जो सॉन्गली है वो गायब है। वो कहाँ गई पता चलता है सॉन्गली मिलने के लिए गई है असिस्टेंट ली से। असिस्टेंट ली बोलता है कि तुम लोगों की कंपनी को बिजनेस टाइकून फेंक्सी ने बचाया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो बहुत ज़्यादा रईस निकलेगा, प्रिंस भी था। अच्छी बात है, चैन परिवार की किस्मत वाकई बहुत अच्छी है। लेकिन बोलता है कि तुम लोगों की वजह से मेरे माँ बाप मरे। हमारी हीरोइन बोलती है कि तुम्हारे माँ बाप मरे थे चैन टू की वजह से, लेकिन तुमने चैन पे को क्यों मार डाला। वो बोलते क्योंकि मैं सबसे नफरत करता हूँ। इधर वो इसे चाकू से मारने जा रहा होता है लेकिन वो उसकी आँख में स्प्रे मार देती है। लेकिन वो क्या करता है, वो एक उसने केमिकल बनाया होता है। बोलता है कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, एक प्राइवेट जेट चाहिए, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं छोड़ दूँगा। लेकिन हमारी हीरोइन बोलती है कि तुमने चैन को मार डाला है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी क्योंकि वो बहुत ही भला आदमी था और उसे कोई नहीं मार देती है। तो वो भी क्या करता है, उसको एक केमिकल पिला देता है और इसके बाद कोयली जो लगी होती है असिस्टेंट लिंक को, वो नीचे गिर पड़ता है। इधर जो हमारा हीरो फेंक्सी आता है वो उसे बोलती है कि अगली लाइफ अच्छे से जिएंगे। तभी वहाँ पे पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं असिस्टेंट लिंक को कि तुमने प्रेसिडेंट चैनपिंग को मारा है। जो केमिकल हमारी हीरोइन सॉन्ग लिंक को दिया गया होता है वो माउथ टू माउथ फेंक्सी वो केमिकल निकाल रहा होता है। केमिकल इतना हार्ड होता है कि दोनों गिर पड़ते हैं। इसके बाद उसे होश आता है तो उसके असिस्टेंट से पता चलता है कि मैडम यहाँ पे तो फेंक्सी शायद इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा रोती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाइक करती थी फेंक्सी बॉडीगार्ड को। पता चलता है फेंक्सी ने सिर्फ अपने डेथ का दिखावा किया होता है, वो ज़िंदा होता है। वो अपने आर्मी टीम के साथ वापस चला जाता है फाइटिंग करने के लिए और स्माइल करता है एंड ड्रामा ख़त्म हो जाता है। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।